हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं कैट 2021 स्लॉट 2 क्वेश्चन नंबर 6 to 10। हमारा पहला क्वेश्चन है, थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स x, y and z are in arithmetic progression if y minus x is greater than 2 and x into y into z is equal to 5 times x plus y plus z, then the value of z minus x will be equal to। तो यहाँ पे पहली कंडीशन है एक्स वाई और जेड जो है वो एपी में है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। तो जब तीन नंबर हम जनरली एपी में मानते हैं तो उनको इस तरह से मानते हैं कि मिडिल नंबर को ए मान लेते हैं, उससे पहले वाला नंबर ए माइनस डी और जो थर्ड नंबर है वो ए प्लस डी। ठीक है ना। तो यहाँ पे ए इज नॉट द फर्स्ट टर्म, ए माइनस डी इज द फर्स्ट टर्म एंड ए इज द सेकेंड टर्म एंड ए प्लस डी इज द थर्ड टर्म। एक कंडीशन गिवन है मुझे यहाँ पे कि y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे y माइनस एक्स की वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 2, ये गिवन है मुझे यहाँ पे। तो y की वैल्यू है यहाँ पे a माइनस डी इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स d इज ग्रेटर देन 2। a से a कैंसिल हो जाएगा, d इज ग्रेटर देन 2। दूसरी कंडीशन ये है गिवन कि d की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 होगी। x, y और z जो है मेरे पास वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है। एक कंडीशन और गिवन है मेरे पास कि x इंटू वाई इंटू जेड की जो वैल्यू है वो 5 टाइम्स x प्लस वाई प्लस जेड है। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी। इसकी जो वैल्यू गिवन है मेरे पास 5 टाइम्स a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इसके इक्वल है। तो डी से डी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा मेरे पास, ये वैल्यू आएगी मेरे पास 3a और a से a भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा, a प्लस डी इंटू ए माइनस डी इज 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे ए बी सी जो है सॉरी एक्स वाई जेड जो है वो मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर मेरे पास एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो मेरे पास ए और डी भी पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे। अगर मेरे पास ए और डी भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इन दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन 15 आ रहा है मेरे पास। तो क्या केस पॉसिबल है, या तो 15 इंटू 1 हो जाए, या 1 इंटू 15 हो जाए, या 5 इंटू 3 हो जाए, या मेरे पास 3 इंटू 5 हो जाए। 4 केस पॉसिबल हैं। अब इनमें से और केसेस कौन कौन से हम रिजेक्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। देखो मेरे पास d जो नंबर है वो ग्रेटर देन 2 है, d जो है वो ग्रेटर देन 2 है। इसका मतलब d की मिनिमम वैल्यू 3 होगी मेरे पास, d की मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है मेरे पास। अब यहाँ पे a प्लस डी है, d की मिनिमम वैल्यू 3 है मेरे पास, और a प्लस डी जो है वो डेफिनेटली 3 से बड़ा होगा। ठीक है ना। a प्लस डी जो है वो मिनिमम वैल्यू मेरे पास 4 होगी, क्योंकि d की मिनिमम वैल्यू 3 हो सकती है और d प्लस ए की मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है, पॉजिटिव इंटीजर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है। तो यहाँ पे मेरे पास a प्लस डी जो वाले दो केस थे, ये वाला दो केस खत्म हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे 1 और 3 वैल्यू है। सो दीज टू केसेस आर नॉट पॉसिबल। अब मेरे पास दो केसेस बचते हैं मेरे पास, जब मेरे पास a प्लस डी की वैल्यू 15 हो जाएगी मेरे पास और a माइनस डी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास 2a की वैल्यू आ जाएगी 16 और a की वैल्यू आ जाएगी 8। a की वैल्यू 8 आ गई। अगर 8 की वैल्यू 8 आ गई तो मेरे पास d की वैल्यू कितनी आ गई है, d की वैल्यू 7 आ गई है। d की वैल्यू मेरे पास 7 आ गई है। ठीक है ना। दूसरा केस क्या है मेरे पास, जब मेरे पास a प्लस डी की वैल्यू 5 हो जाएगी और a माइनस डी की जो वैल्यू है वो 3 हो जाएगी। दोनों को ऐड कर देता हूं मैं, तो 2a की वैल्यू आ जाएगी 8, a की वैल्यू आ जाएगी 4, a की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, d की वैल्यू 1। लेकिन यहाँ पे हमको पता है कि d की मिनिमम वैल्यू 2 होनी चाहिए मेरे पास, तो a की वैल्यू 4, d की वैल्यू 1। ये वाला केस भी खत्म हो जाएगा मेरे पास। मेरे पास फाइनली जो ये वाला केस होगा वही मेरे पास एक सही केस होगा जिससे आंसर आएगा। सो a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू 7। नाउ अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, z माइनस एक्स। तो z माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस डी माइनस ए माइनस डी, यानी इसको माइनस करूंगा तो मेरे पास 2d आएगा वैल्यू। तो जो पूछा गया है मुझसे
z माइनस एक्स, तो z माइनस एक्स इज नथिंग बट मेरे पास 2d, तो 2 इंटू डी, डी कितना आया है मेरे पास 7, 2 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 14 है मेरे पास सी ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन 14 विल बी दी करेक्ट आंसर फॉर दिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कैन बी सॉल्व इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ रोम्बस हैज एरिया ऑफ 12 स्क्वायर मीटर एंड साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ऑफ इट्स लॉन्गर डायगोनल फेस, ठीक है ना। यहाँ पे मेरे पास एक रोम्बस गिवन है और वहाँ पे मुझे उसका एरिया गिवन है और उसकी साइड लेंथ गिवन है। तो एक बार रोम्बस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। जैसे आपको पता ही है रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन डायगोनल जो होते हैं वो अलग अलग लेंथ के होते हैं मेरे पास। तो यहाँ पे दो डायगोनल है, मैं मान लेता हूँ कि ये बड़ा डायगोनल है जिसकी टोटल लेंथ जो है वो d1 है, और ये छोटा वाला डायगोनल स्मॉलर डायगोनल, इसकी टोटल लेंथ जो है वो d2 है। जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और वो बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब एक दूसरे को परपेंडिकुलर ही बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी। ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये डायमेंशनली करेक्ट नहीं बनाया, पर एनीवेज क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और ईच एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। साइड लेंथ कितनी गिवन है मुझे, साइड लेंथ 5 गिवन है मेरे, राइट। और यहाँ पे ये अगर टोटल d1 है तो ये मेरे पास हो जाएगा d1/2, ये मेरे पास टोटल d2 है तो ये हो जाएगा मेरे पास d2/, राइट, d2/, ठीक है। ये d1/2, ये d2/2, ये राइट 90 डिग्री एंगल होगा, साइड 5 हो गई है मेरे पास। और क्वेश्चन में मुझे गिवन है कि रोम्बस का जो एरिया है मेरे पास वो 12 स्क्वायर सेंटीमीटर है। मुझे पता है कि रोम्बस का जो एरिया होता है वो हाफ इंटू वन डायगोनल की लेंथ विच इज d1 इंटू अनदर डायगोनल की लेंथ विच इज d2, और एक किसके इक्वल गिवन है मुझे 12 के इक्वल, यानी कि d1 इंटू d2 की जो वैल्यू गिवन आ जाएगी मेरे पास वो आ जाएगी 24। तो d1 इंटू d2 इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 24। तो d1 इंटू d2 इज इक्वल टू 24 हो गया मेरे पास। नेक्स्ट मुझे लेंथ निकालने किसकी है, लॉन्गर डायगोनल, यानी मुझे d1 की लेंथ निकालनी है, मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है। एक कंडीशन यहाँ से लगा सकता हूँ मैं, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। क्या हो सकता है मेरे पास, d1/2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, यानी कि 25। तो यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, यानी इसका स्क्वायर में 4 कॉमन आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर 25 इंटू 4 विच इज इक्वल टू, राइट। यहाँ से अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ इसको तो 2d1 d2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास 2 से मल्टीप्लाई हो गए 48 आ जाएगी, राइट, ठीक है। ओके, ये मैंने क्यों किया है, ये मैंने इसलिए किया है कि मुझे d1 प्लस d2 और d1 माइनस d2 की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से क्या करूँगा मैं, एक बार इनको ऐड कर देता हूँ, एक बार इनको ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर प्लस 2d1 d2। इसका मतलब ये हुआ, ये हो गया d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर, राइट। दोनों को ऐड किया तो ये इतना हो गया, ये कितना हो गया मेरे पास 148, ये हो गया 148। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, d1 प्लस d2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 148, स्क्वायर रूट ऑफ 148 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, यहाँ से 4 कॉमन लिया, 2 बाहर आएगा मेरे पास, 4 कॉमन लिया तो 3 7, राइट, 74 इंटू 2 148, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 कॉमन लिया तो 2 बाहर आएगा, ठीक है, 2√37। तो d1 प्लस d2 की वैल्यू आ गई है मेरे पास 2√37। नाउ अब मैं एक दूसरे को माइनस करता हूँ, ठीक है ना। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया है, ये वाला केस किया है 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 करूँगा तो d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं 1 माइनस 2 कर दूँ, 1 माइनस 2 कर दूंगा तो क्या होगा, d1 प्लस d2 का होल स्क्वायर माइनस 2d1 d2। इसका मतलब हो गया d1
माइनस D2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 माइनस 48 विच इज इक्वल टू 42। यहाँ पे D1 माइनस D2 की वैल्यू होगा स्क्वायर रूट ऑफ 42 विच इज इक्वल टू 4 कॉमन ले लिया तो 2, 13 बचेगा, राइट। क्लियर है यहाँ तक? तो D1 प्लस D2 की वैल्यू आ गई, D1 माइनस D2 की वैल्यू आ गई है। अब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे? मुझे D1 की वैल्यू निकालनी है ना, ठीक है। तो देखता हूँ मैं यहाँ पे, देखो D1 प्लस D2 की वैल्यू कितनी है? D1 प्लस D2 की वैल्यू है मेरे पास 2 रूट 37, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 37, और मेरे पास D1 माइनस D2 की वैल्यू कितनी आई है 2 रूट 13। दोनों को ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास 2D1 की वैल्यू आ जाएगी 2 रूट 37 प्लस 2 रूट 13। तो यहाँ से D1 की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास? D1 की वैल्यू आ गई है 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट 37, कौन सा ऑप्शन हो गया ये? रूट 37 प्लस 13, ये ऑप्शन एयर भी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना, समझ में आ गया ये। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेप होगा वो D1 प्लस D2 की वैल्यू होगी, D1 माइनस D2 की वैल्यू होगी, दोनों को ऐड कर दिया, 2D1 की वैल्यू आ गई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो D1 की वैल्यू आ गई है रूट 37 प्लस रूट 30 विच इज योर सी ऑप्शन। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, नथिंग एल्स, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन कैट के हिसाब से। नेक्स्ट, A, B and C, Anil, Bobby and Chintu jointly invest in a business and agree to share the overall profit in proportion to their investment। जनरली ऐसा ही करते हैं जब भी हम पार्टनरशिप में आते हैं, तो टाइम इन्वेस्टेड और मनी इन्वेस्टेड इनके रेशियो के हिसाब से हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अनिल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70%, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेज बाय 420 if the overall profit goes down from 18% to 15%। यहां तक की कंडीशन समझते हैं पहले एक बार। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए, बी और सी एक बिजनेस में आते हैं और ए का जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास 70% है, ठीक है ना। यानी कि मेरे पास कितने लोग आए हैं? ए, बी और सी, 3 लोग मेरे पास आए हैं पार्टनरशिप में। मैं मान लेता हूं कि मेरा जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो आई है। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट आई है तो अनिल शेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 70%, तो अनिल का शेयर कितना होगा मेरे पास? 0.7 आई। अनिल का शेयर हो गया 0.7 आई। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट डिक्रीजेज बाय 420 इफ द ओवरऑल प्रॉफिट गोज डाउन फ्रॉम 18% टू 15%। ओवरऑल प्रॉफिट 18% से 15% जाता है, ठीक है ना भाई। प्रॉफिट जो है वो पहले केस में 18% ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरे केस में 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो डिफरेंस कितना आया? 3% ऑफ इन्वेस्टमेंट का, ठीक है ना। अब एकदम बेसिक से करते हैं यहाँ पे कि अनिल का शेयर कितना है? कितना डिवाइड बाय है। आपको पता है प्रॉफिट जो भी होता है वो हमेशा उनके इन्वेस्टमेंट के प्रपोर्शन में ही हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका प्रपोर्शन कितना हो गया? 0.7 आए डिवाइडेड बाय आए। और प्रॉफिट पहले केस में कितना है मेरे पास? 18% ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। दिस इज माय प्रॉफिट इन फर्स्ट केस, माइनस सेकंड केस में प्रॉफिट कितना है? इतना। और ये दोनों डिफरेंस है भाई। फर्स्ट केस में प्रॉफिट कितना है? 0.7 आए डिवाइड बाय इनटू दिस। सेकंड केस में प्रॉफिट कितना होगा? 0.7 आई डिवाइड बाय आई इनटू दिस, ठीक है ना। और इन दोनों का डिफरेंस है वो मुझे दे रखा है 420 का। एकदम बेसिक फॉर्मूले से कर रहे हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर ही नहीं रहे हैं कि दोनों का 3% डिफरेंस है, 3% ऑफ 5 वगैरह। हम बेसिक से कर रहे हैं कि पहले केस में प्रॉफिट कितना होता है? इन्वेस्टमेंट का 18% है टोटल प्रॉफिट, सेकंड केस में इन्वेस्टमेंट का 15% टोटल प्रॉफिट। और अनिल का जो शेयर आएगा वो उसके प्रपोर्शन के हिसाब से आएगा, और उनका जो डिफरेंस है मुझे 420 यहाँ पे गिवन है। तो आई से आई कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.7 आई, 0.7 इंटू कितना आ जाएगा? 3i बाय 100, 3i बाय 100, इसकी वैल्यू है मेरे पास 420। यहाँ से पॉइंट और हटा लेता हूँ तो 10 आ जाएगा मेरे पास। 7 इंटू 3 21, और 21 इंटू 2 42, ये आ गया मेरे पास। तो आई की जो वैल्यू आ गई है मेरे पास, ये 3 0 आ जाएगा, 2 0 1 2।
आई की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 20,000। तो इन्वेस्टमेंट मेरे पास समझ में आ गया है, मेरे पास 20K का इन्वेस्टमेंट, 20,000 का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट। नाउ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजेस बाय ₹80 if the overall profit goes from 15% to 17%। तो मान लेता हूँ सी का जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो मेरे पास सी है, ठीक है ना, सी ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो सी है। तो सी ने अगर अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो सी की इक्वेशन क्या बनेगी, सी का कितना हो गया, सी डिवाइडेड बाय आई, सी डिवाइडेड बाय इज हिज प्रपोर्शन ऑफ शेयर, राइट। आप प्रॉफिट की कंडीशन क्या दे रखी है, 17% बाद वाला है और 15% जो है वो पहले वाला है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो मेरे पास 80 रुपीज है, यानी कि 70% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 17% ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट हुआ फर्स्ट केस में। सेकंड केस में प्रॉफिट कितना हो रहा है, 15% ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट का डिफरेंस, और इसका शेयर कितना होगा, इन्वेस्टेड अमाउंट है जो है सी और टोटल अमाउंट आई इन्वेस्टेड है तो उसका शेयर इतना हो गया। इन दोनों का जो डिफरेंस गिवन है मुझे यहाँ पे, ये मुझे 80 गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से आई से तो आई कैंसिल हो ही जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास क्या आएगा, सी इंटू 2/100, सी इंटू 2/100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 80, ये मल्टीप्लाई किया तो 40, सी की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास 4000, सी की वैल्यू आ गई है मेरे पास 4000, सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ गई है 20,000, आई की वैल्यू 20,000 आ गई है, तो ए का शेयर कितना होगा 20,000 का 70% यानी कि 14,000, तो दिस इज 14,000, सी का शेयर हो गया 4,000, और टोटल मेरे पास कितना अमाउंट आया है आई, टोटल अमाउंट कितना है आई इज इक्वल टू 20,000, 20,000 में से ए ने इन्वेस्ट किया है 14,000, सी ने इन्वेस्ट किया है 4,000, तो बी का कितना अमाउंट आ जाएगा, 20,000 से माइनस कर देंगे, 14 + 4 18,000 माइनस कर देंगे, तो 20,000 - 18,000 विच इज इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बी इज 2,000 रुपीज। ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन, ठीक है ना। बहुत ही बेसिक इक्वेशन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेट लग सकता है, वरना ये सब पढ़ा हुआ है, इसमें कोई डिफरेंस आता ही नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन, आई विल से वेरी इजी क्वेश्चन फ्रॉम दिस लॉट ऑफ फैक्ट, सी ऑप्शन here is the correct option 2000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉक्स हैज 450 balls each either white or black, there being as many metallic white balls as metallic white balls as metallic black balls। ओके, मेरे पास दो तरह की बॉल्स हैं, व्हाइट और ब्लैक। व्हाइट में कुछ मेटालिक बॉल्स हैं और नॉन मेटालिक बॉल्स हैं, ब्लैक में मेरे पास कुछ मेटालिक बॉल्स हैं और नॉन मेटालिक बॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, मेरे पास एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं, उसके बाद और कंडीशन फॉलो करके देखते हैं क्या क्या पूछा गया है, ठीक है ना। और ये टीटा टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास कुछ वाइट बॉल्स हैं, कुछ ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है ना। ये मेटालिक हो गया, ये नॉन मेटालिक हो गया। तो ये केस कौन सा आ गया, वाइट मेटालिक, वाइट नॉन मेटालिक, ब्लैक मेटालिक, ब्लैक नॉन मेटालिक। टोटल कितनी है मेरे पास 450, टोटल मेरे पास 450, राइट। ये 40%, अच्छा एक कंडीशन और है, देयर बीइंग एज मैनी मेटालिक व्हाइट बॉल्स एज मेटालिक ब्लैक बॉल्स, there will as many metallic white balls as metallic black balls, यानी कि ये दोनों भी आपस में इक्वल हैं, व्हाइट की मेटालिक बॉल जितनी होंगी उतनी ही ब्लैक में मेटालिक बॉल्स हैं, ये भी मुझे गिवन है यहाँ पर, ठीक है। ये 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स एंड 15% ऑफ ब्लैक बॉल्स आर मेटालिक, ओके 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स एक तो आपस में इक्वल है ये, ठीक है ना, और दूसरी कंडीशन है 40% ऑफ द व्हाइट बॉल्स, यानी कि 40/100 मैंने मान लिया टोटल व्हाइट बॉल W और ब्लैक W मान लिया, इज इक्वल टू 50/100 इंटू ब्लैक। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है कि
जितनी मेटालिक बॉल्स यहाँ पे हैं उतनी मेटालिक बॉल्स यहाँ पे होंगी और ये दोनों आपस में इक्वल होंगी ही होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि वाइट अपॉन ब्लैक का जो रेशो आ गया है वो मेरे पास 5/4 आ गया। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया। तो वाइट जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, तो 5/9, वाइट कितने हो जाएंगे, रेशो अगर 5/4 का हो गया मेरे पास, तो मेरे पास वाइट बॉल्स हो जाएंगी 5/9 और टोटल कितनी है मेरे पास 450। तो कितना आ गया ये 5/9 इंटू 450, ठीक है ना। मेरे पास कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या, वाइट बाई ब्लैक का रेशो आ गया है 5/4, अगर वाइट और ब्लैक का रेशो आ गया है मेरे पास, ठीक है ना, तो मेरे पास वाइट बॉल्स कितनी हो जाएंगी, वाइट बॉल्स हो जाएंगी 5/9 इंटू 450, 5/9 इंटू 450 कितना आ गया ये 250। तो वाइट कितनी बॉल्स हो जाएंगी मेरे पास 250, अगर वाइट 250 हो गई तो मेरे पास बची हो जाएंगी 200, ये हो गया मेरे पास। हम उससे क्वेश्चन में ये किया है 40% ऑफ द वाइट बॉल्स आर मेटालिक, तो 40% कितनी हो गई इसकी 100, 50% ऑफ द ब्लैक बॉल्स, ये भी हो गई 100, ये कितनी हो जाएंगी बची हुई मेरे पास 150, ये कितनी हो जाएंगी मेरे पास। ये चार्ट बहुत इजीली फिल हो गया। क्वेश्चन पूछा गया हमसे देन द नंबर ऑफ नॉन मेटालिक बॉल्स, तो नॉन मेटालिक कितनी हो गई मेरे पास 150 प्लस 100 विच इज इक्वल, तो मेरे पास टोटल जो होंगी वो नॉन मेटालिक बॉल्स वो होंगी 150 प्लस 100, ये आंसर हो जाएगा मेरा 250। इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। Anil can paint a house in 60 days while Bimal can paint a house in 84 days. Anil starts painting and after 10 days Bimal and Charu join him. Okay, पहले यहाँ तक कंडीशन देख लेते हैं एक बार। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है जब भी, तो मेरे पास मैं टोटल यूनिट्स मान लूंगा पहले और इंडिविजुअल एफिशिएंसी भी निकाल लूंगा। क्या कहता है क्वेश्चन, ए कैन पेंट a house in 84 days and B can paint, sorry, A can paint a house in 60 days and B can paint it in 84 days, right। एक बंदा C और है चारू, बट उसका कुछ गिवन नहीं है, बात ही कंडीशन में शायद गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम, टोटल यूनिट मान लेते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं, जनरली इसका मल्टीपल एलसीएम मान लेते हैं। तो 840 का होता 240 नहीं 420 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास टोटल जो जॉब है, टोटल वर्क है वो 420 यूनिट्स है। इस हिसाब से 60 डेज में ए कंप्लीट्स 420 यूनिट्स, तो एक दिन में कितनी करेगा वो 7। इस हिसाब से 84 डेज में 420 यूनिट्स, तो एक दिन में करेगा वो 420 डिवाइड बाई 84 विच इज इक्वल टू 5। यहाँ तक तो क्वेश्चन पहुंच गया है मेरा। अब क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है टुगेदर दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोड। अच्छा, पहले क्या हो रहा है, ए स्टार्ट्स पेंटिंग, ओके पहले केस देख लेते हैं। ए जो है वो पेंटिंग स्टार्ट कर रहा है और 10 डेज तक करता है अकेला। इसके बाद क्या होता है, बी और सी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। अगर बी और सी ज्वाइन करेंगे तो ये बाद में कौन काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी, और दे कंप्लीट द पेंटिंग इन 14 मोर डेज। तो ये हो गया मेरे पास 14 डेज। तो टोटल 14 डेज जब मिलकर काम करेंगे और अकेला काम कर रहा है तो 10 डेज लग रहे हैं यहाँ पे। इफ दे आर पेड ए टोटल ऑफ ₹21,000 फॉर द जॉब, देन द शेयर ऑफ चारू इन प्रोपोर्शनल टू वर्क डन बाय हिम। कहने का मतलब ये, अगर टोटल मुझे 420 यूनिट्स करनी थी तो उसमें चारू ने कितनी यूनिट कंप्लीट होंगी और चारू का उसमें शेयर कितना आएगा उसके प्रोपोर्शन में ही होगा, ठीक है ना। तो ए ने जब 10 डेज तक काम किया है, सो ए एक दिन में कितनी यूनिट कर रहा है 7। ए कैन कंप्लीट 7 यूनिट्स इन अ डे, सो ए अलोन इज वर्किंग फॉर 10 डेज। इसका मतलब ये हुआ ए ने 70 यूनिट्स कंप्लीट कर ली है, ए ने 70 यूनिट कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ पे कितनी यूनिट बचेंगी मेरे पास, टोटल कितनी बचेंगी 420 में से 70 माइनस होंगी
यानी कितना आएगा मेरे पास 350, यानी कि इन 14 डेज में मेरे पास 350 यूनिट्स कंप्लीट होंगी। तो टोटल कितनी यूनिट्स है मेरे पास 350, और एक दिन में कितनी कंप्लीट होंगी, एक दिन में कितनी कंप्लीट होंगी 7 + 5, मैं मान लेता हूं कि सी एक दिन में सी यूनिट कंप्लीट कर रहा है। इस हिसाब से मेरे पास नंबर ऑफ डेज कितने लग रहे हैं 14, नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं मेरे पास 14। तो मेरे पास 25 इज इक्वल टू 12 + सी, सी की वैल्यू आ गई मेरे पास। सी की 13 वैल्यू का मतलब क्या है, सी की 13 वैल्यू का मतलब ये है कि सी कैन कंप्लीट एक दिन में 13 यूनिट्स, सी कैन कंप्लीट एक दिन में 13 यूनिट्स। क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, देन द शेयर ऑफ चारू। तो सी ने टोटल कितनी यूनिट कंप्लीट करी होंगी, अब सी ने काम कितना किया है 14 डेज तक, और सी एक दिन में कंप्लीट करता है 13 यूनिट्स। इसका मतलब 13 × 14 उसने टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कंप्लीट करी होंगे। 13 × 14 इज 182, ठीक है। तो उसका शेयर कितना हो गया, शेयर हो जाएगा 182 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 420, और उसका शेयर 21,000 में से निकालना है, ये आंसर हो जाएगा, राइट। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाए × 5, ठीक है 50। तो मेरे पास 182 × 5 कितना होता है, ये 18 × 50 इज 9,000, 9,000 + 2 × 50 100, 9,100। कौन सा ऑप्शन है, यस ऑप्शन इज देयर। आई रिपीट व्हाट आई हैव डन इज, ए कैन कंप्लीट टू एलसीएम हमने मान लिया था 420, 60 डेज में ए कैन कंप्लीट 420 यूनिट्स, तो एक दिन में 7 यूनिट्स। बी 84 डेज में 420 यूनिट्स, तो एक दिन में 5 यूनिट्स। ए स्टार्ट्स वर्किंग एंड वर्क फॉर 10 days, then it is joined by B and C, and all three of them will complete job remaining in 14 days. So A will complete 70 units in 10 days, so remaining will be 350 units. These 350 units will be completed by A, B and C in 14 days. It means 350 divided by per day work completed, 7 + 5 + C, it takes 14 days. So we'll simplify this and we'll find value of C as 13. It means C can make 13 units in a day. C can make 13 units in a day. Now how many total units are made by C? C is working for 14 days and C make 13 units in a day. So total units made by C will be 13 × 14, which is equal to 182. So share of C will be 182 divided by total units which we have to make is 420, and total amount paid is 21,000. So the amount received is in the proportion of C, work done by C. So we'll solve this and we'll find the answer as 9100, which is your B option. And it was that question, so it was the last question for today. I hope all the solutions are explained in a good way and you have understood all the concepts. Thank you.